जो 1 से लेकर के जो 14 तक हैं, इनके महत्वपूर्ण सूत्रों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इन सूत्रों को देखने से आपको हद से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मैं प्रश्नावली 1 से लेकर जो 14 तक जितने भी सूत्र हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, इसमें सूत्र क्या बनता है? इसमें है एक तो हमारा a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और HCF और LCM, ये पहली प्रश्नावली का सूत्र है। अब दूसरी प्रश्नावली में आ जाते हैं। दूसरी प्रश्नावली में हमें ज्ञात करना पड़ता है शून्यक, ठीक है। तो उसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, सूत्र नंबर 2 हो गया ये। अब देखो, एक तीसरा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र लिखिए। तो इसमें क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक द्विघात बहुपद है। अब तीसरी प्रश्नावली आती है अपने पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण में हमारे जो इसके जो शून्य ज्ञात करें या उसके हल करें, तो उसकी दो विधियां हैं। तो दो विधियां हैं, दोनों विधियों के आपको नाम याद होना चाहिए। दो विधियां हैं, जिसमें से एक तो पहली विधि तो है विलोपन विधि, पहली है विलोपन विधि, और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। xy के मान कैसे निकालते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हम मान कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। सूत्र नंबर 5 में दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, इसमें देखो आपको ये टेबल कंप्लीट याद होनी चाहिए। a1 बटा a2 बरोबर b1 बटा b2 बरोबर c1 बटा c2 की, इसकी 3 कंडीशन बनती है। देखिए, एक तो a1 बटा a2 बरोबर नहीं है b1 बटा b2, c1 बटा c2 बराबर हो चाहे नहीं हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 की। और तीसरी कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखिए, इसमें जो हमारी रेखाएं होगी, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसमें जब रेखाएं होगी तो इसमें जो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। और जब इसका मान अगर हम निकालेंगे मान, तो इसका मान होगा संगत मान होगा, ठीक है। और जब हम इसको हल करेंगे, इसका हल तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर नेक्स्ट आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें जो हमारी रेखाएं होगी, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। और जब इसका हम अगर मान ज्ञात करेंगे, मान आएगा असंगत मान। और इसमें जब इसका हल होगा, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये इसका होगा। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें जब रेखाएं होगी हमारी, तो रेखाएं इसमें होगी संपाती, रेखाएं संपाती होगी। और जब इसका मान निकालेंगे तो मान होगा इसका संगत मान। और हल निकालेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं हम अनेक हल, या एग्जाम में आपको अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखें। एक बार और देख लो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 कंडीशन होगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, मान संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 की, तो इसमें रेखाएं समांतर होगी, मान असंगत होगा और कोई हल नहीं। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसमें रेखाएं संपाती होगी, मान संगत होगा और अनेक हल होगा।
ठीक है, तो ये टेबल आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें, एग्जाम में इस टेबल से आपके 100% क्वेश्चन आएगा। नंबर 6 है, ये जो सूत्र है ये है हमारा द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से सूत्र है। और इसमें द्विघात समीकरण में सबसे बेस्ट इसका जो व्यापक सूत्र है तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं। अब इसमें भी एक टेबल है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक तो देखो नंबर फर्स्ट है इसमें d बराबर b² माइनस 4ac, और d का मतलब होता है विविक्त आकार। दूसरा है इसी में, इसी को लिखा हमने d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, ये बराबर में है। और अब हमें किसको, इस d को, और d को मान लिया हमने, क्या मान लिया, 0 मान लिया, 0, ठीक है, और इधर 0 बड़ा। और तीसरी कंडीशन होगी 0 छोटा है b² माइनस 4ac से। ये हमारे पास में 3 कंडीशन होती है। जब ये 0 यानी कि जब हम a b c का मान पता हो और इसका मान और इसका मान, जब इसका भी मान 0 आ जाता है और इस 0 के बराबर होती है, तो इसमें जो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये आपको टेबल इसका पता होना चाहिए। मूल, वास्तविक एवं समान कब होते हैं, जब 0 बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब इसमें आ गया, देखो ये संख्या 0 यानी कि इधर वाली जो संख्या होगी हमारे कोई माइनस में आएगी, तो इसमें क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं, यानी कि मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे जब ऐसी कंडीशन हो, यानी कि 0 क्या हो, बड़ा हो और इधर माइनस की संख्या हो जाए। अब इधर बढ़े मतलब इसमें प्लस की संख्या आ जाएगी और 0 हो जाएगा छोटा, तो इसमें हो जाएगा मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इधर कोई भी प्लस की संख्या बचती है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न यानी अलग अलग होंगे। जब इधर हमने कोई भी संख्या सोल्व की, ABC की वैल्यू रखी और इधर माइनस की संख्या आ गई, तो मूल वास्तविक एवं मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। और जब इसका मान भी, अगर ABC की वैल्यू हमने जब सोल्व की किसी समीकरण से और इसका भी मान 0 आ गया, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो ये आप टेबल आप कंप्लीट करें। नंबर 7 पे सूत्र ले रहे हैं श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि, इसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र भी इसे हम बोलते हैं। देखो श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यह है श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र कब लगाते हैं, जब किसी संख्याओं के हम मूल ज्ञात कर रहे हैं या शून्य ज्ञात कर रहे हैं और अगर हमें उसके टुकड़े नहीं आ रहे हैं तो हम उसको श्रीधर आचार्य विधि से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 8वां है समांतर श्रेणी से। हम सूत्र ले रहे हैं समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी में फर्स्ट सूत्र है हमारे पास में पदों की संख्या। पदों की संख्या जिसे हम an से व्यक्त करते हैं। an बराबर a प्लस n-1d, ये वाला सूत्र है। a का मतलब पहला पद, n का मतलब उसमें कितने पद हैं और d का मतलब सार्वंतर। इसमें दूसरा सूत्र है d का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास में d की वैल्यू आ जाती है। d का मतलब सार्वंतर, यानी d बराबर क्या होगा, सार्व अंतर। ये d को हम इसमें कहते हैं। तीसरा आता है पदों का योगफल। पदों का योगफल, तो पदों का योगफल को हम Sn कहते हैं और Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d। ठीक है, Sn का मतलब होता है कि हमें योग वाला, जब किसी भी प्रश्न में समांतर श्रेणी वाले में योग शब्द आ जाएगा तो हम Sn वाले सूत्र से करेंगे। एक और चौथा सूत्र और है जिसमें हम पदों का योगफल ही ज्ञात करते हैं। पदों का योगफल, लेकिन पदों का योगफल कब लगाते हैं, जब हमें n का मान दे रखा है, पहला पद दे रखा है और an की वैल्यू दे रखी है, तब हम ये सूत्र लगाते हैं। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l और l बराबर होता है an,
या हमें इसको एल की जगह ए एन भी लिख सकते हैं। तो ये वाला सूत्र कब लगाते हैं, जैसे कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें n की जगह भी क्या रखेंगे, n की जगह 1000 रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे और l की जगह हम 1000 रखेंगे। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग हम इस वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। 9वें सूत्र की बात कर रहे हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति, जो हमारी 7वीं प्रश्नावली है। इसमें देखो पहला सूत्र है बीच की दूरी, बीच की दूरी, या हम इसको मध्य दूरी भी बोलते हैं, मध्य दूरी भी बोलते हैं। और इसके लिए सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, ये बीच की दूरी का सूत्र है। दूसरा सूत्र आता है हमारे पास में मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तीसरा सूत्र आता है इसे रेखाखंड के अनुपात, रेखाखंड के अनुपात। तो रेखाखंड के अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y वाला है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये रेखाखंड के अनुपात। और चौथा सूत्र है इसी में हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। निर्देशांक ज्यामिति में हमारे जो 7वीं प्रश्नावली है, 7वीं प्रश्नावली में हमारे 4 सूत्र हैं। बीच की दूरी या जिसे मध्य दूरी भी बोलते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। दूसरा है मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। रेखाखंड के अनुपात यानी कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। फिर अपना 7.2 का जो 10वां सवाल है वो इस सूत्र पर आधारित है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो ये वाले जो सूत्र है हमारे निर्देशांक ज्यामिति से हैं। नंबर हम 10 बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय यानी 8वीं प्रश्नावली से। तो 8वीं प्रश्नावली में आपको क्या पता होना चाहिए कि देखिए इसमें पहली बात तो L बटा के ए, ये सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि L बटा के, एक चित्र बनाया मैंने, ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम A, B और C दे दिया और यहाँ पे मैंने थीटा दे दिया, ठीक है। इसको हम लंब बोलते हैं, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। लंब को हम L से व्यक्त करते हैं, कर्ण को हम K से और आधार को हम A से व्यक्त करते हैं। देखिए लंब बटा कर्ण। अब हमें देखिए एक लिखना आपको साइन, इसका क्रम याद होना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये इनका क्रम होना चाहिए। देखिए अब पहला आता है, ये हम इसको लगा दिया हमने साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जैसे मान लिया किसी सवाल में आपको दे दिया कि साइन थीटा बराबर यानी 3/5 हो तो कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के मान ज्ञात कीजिए। यानी 3/5 का मतलब क्या है, लंब का मान तो है 3 और कर्ण का मान है 5। ऐसे अगर हमारे पास में लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 दे रखा है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका आधार की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आधार की वैल्यू निकालने के बाद में हम कोस थीटा का मान लिख सकते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार की जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे और कर्ण की वैल्यू जो है लिख देंगे। इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये सूत्र पता होना चाहिए और एक चित्र का नॉलेज होना चाहिए कि लंब कौन सा, कर्ण कौन सा और आधार कौन सा। देखिए हम देख लेते हैं। तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी A बटा के,
टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, और कोट बराबर होता है आधार बटा लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, उल्टा हो जाएगा, और कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ये होता है। अब इसी में जो इम्पोर्टेंट सूत्र है देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, वापस आ गया इसी में कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, फिर टेन यानी टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, फिर कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। एक तो ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। वापस हम साइन की बात करते हैं, देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, फिर आता है कोस थीटा यानी कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा यानी टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और इसमें एक सूत्र और है अपने पास में जो आपको पता होना चाहिए, जो सिद्ध करने वाले सवाल में, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और फिर आता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वाले सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपको 8.1 के जितने भी सवाल हैं आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम 8.3 के जो सवाल सोल्व करते हैं सिद्ध करने वाले सवाल, उनके लिए जो सूत्र कौन कौन सा है, देखिए इसमें से एक पहला सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी से हम सूत्र बनाया एक और, हमने क्या किया साइन को पक्षांतरण किया, तो इधर बचा आपके कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का था, पक्षांतरण हमने इधर किया तो माइनस में आ गया। तीसरा सूत्र इसी से बनाया हमने, किसको पक्षांतरण किया, कोस को पक्षांतरण कर देंगे, तो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 इसके सूत्र हो गए। चौथा सूत्र हमने बात की सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हमने इस -10 को हमने इधर पक्षांतरण किया, तो पांचवा सूत्र बन गया हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हम बात करते हैं छठा सूत्र यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हमने कोट को उधर पक्षांतरण किया तो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो सातवां सूत्र, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। देखिए अब आपको इसमें से कौन कौन सा सूत्र ध्यान में रखना, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला याद होना चाहिए। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 3 सूत्र आपको इसमें याद होना चाहिए। फिर हमारे पास में 8वां सूत्र आता है इसी में कि टेन थीटा यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। और 9वां सूत्र आता है इसमें कोट थीटा यानी कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए आप जो सिद्ध करने वाले जो सवाल जितने भी आते हैं, अगर कोई सवाल आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया जो हमने कभी सोल्व नहीं किया और हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो पहले उसको देखो कि क्या इस सवाल को हमें सिद्ध करने वाले को हमें पहले साइन अपॉन कोस में चेंज करो। साइन अपॉन कोस में अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर आपको उसका समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या करना। और अगर कोई सवाल पहले ही साइन और कोस में अगर दे रखा है तो आप उसमें पहले देखें कि क्या इसमें हम कॉमन तो नहीं है, या अगर कॉमन नहीं है तो उसमें हम एलसीएम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, यानी कि या तो उसमें कॉमन होगा या फिर उसका हम एलसीएम लेंगे अगर साइन और कोस में पहले ही सवाल है। तो आप इन सूत्रों को अच्छी तरह से कंप्लीट करें। तो ये हो गई हमारे जो 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति जो परिचय है, इसमें ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। और 8वीं प्रश्नावली में आपको एक जो सारणी है त्रिकोणमिति सारणी, वो आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। 11वां सूत्र बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग यानी 9वीं प्रश्नावली। 9वीं प्रश्नावली में सवाल कैसे क्या आते हैं कि एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, वह पृथ्वी पर उसकी छाया 15 मीटर है, तो इसमें कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम उसका कोण का मान आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में 2 चित्र हैं,
ठीक है। जब हम यहाँ से हम किसी को भी देखते हैं तो ये होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वो होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। और ये 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। ये हमारे पास में आधार है और ये लंब है और ये है कर्ण है, ठीक है। अब आपको इसमें जो पहले वीडियो में बताया मैंने LL बटा K के A से, वो आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादातर इस प्रश्नावली में जो सूत्र लगता है वो टेन थीटा और कोस साइन थीटा का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसमें आपको L बटा K के A का आपको पता होना चाहिए। तो ये तो होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। देखिए जब आपको अगर मान लिया इसका मान और इसका मान दे रखा है, यानी लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार में क्या लगेगा, देखो लंब बटा आधार में टेन थीटा या फिर आधार बटा लंब यानी कोट थीटा। यानी कि आपके या तो ये हुआ कि हो सकता है आपको इसका मान 15 दे रखा है और ABC और थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है और आपको आधार ज्ञात करने के लिए कहा, तो ऐसी कंडीशन में आप टेन थीटा का प्रयोग लगाएं। हम कोट थीटा का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ साइन, कोस और टेन का ही समझाऊंगा, क्योंकि जो अगर इसमें जो लगता है उसका विपरीत ये भी लग सकता है। तो पहला हम लगा देंगे इसमें टेन थीटा का। तो टेन थीटा का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें या तो लंब का मान दे रखा है और आधार ज्ञात करने के लिए कहा है, या फिर हमें आधार दे रखा है और लंब का मान अगर हमें पूछा है, तो इस कंडीशन में हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम कोस थीटा। कोस थीटा का हम प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए ये चित्र है हमारे पास में। अब हमें मान लिया आपको कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण होता है। यानी कि आधार और कर्ण में से आपको एक मान देगा और एक थीटा का मान देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोस थीटा का मान हो सकता है, आपको कर्ण का मान इसमें 17 दे दिया और थीटा का मान आपको 60 डिग्री दे दिया और आपको कहा है कि इसका आधार ज्ञात कीजिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन ये क्या है, हमारा आधार है, यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या हो रहा है, कोस थीटा, या कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार लगाएंगे तो सेक, लेकिन मैं आपको सिर्फ कोस थीटा का ही प्रयोग लगाएंगे। तो कोस थीटा का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें या तो कर्ण का या आधार में से कोई एक वैल्यू दे रखी है और एक वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहेंगे, तब हम कोस थीटा का प्रयोग करेंगे। तीसरा आता है साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए ये तो है ये तो है कर्ण और ये है लंब, और ABC नाम दे दिया हमने। मान लिया इसमें थीटा की जगह हमें 30 डिग्री दे रखा है और आपको इसमें कहा कि यदि लंब का मान 12 सेंटीमीटर है तो आप कर्ण का मान ज्ञात कीजिए, यानी लंब बटा कर्ण बन रहा है, तो लंब बटा कर्ण। ऐसी कंडीशन में हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको तीनों ही चीज़ें इस वीडियो में समझा दी और यही एग्जाम में बार बार यही रिपीट होती है। देखिए साइन थीटा का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें लंब या कर्ण में से एक मान दे रखा है। हो सकता है लंब का मान दे रखा है और कर्ण का मान ज्ञात करना है और थीटा का मान दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। हम कोस थीटा का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें आधार या कर्ण में से एक दे रखा है। हो सकता है मैं कर्ण का मान दे रखा है और आधार ज्ञात करने के लिए कहा है, या आधार का मान दे रखा है और कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए कहा है और थीटा का मान दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कोस थीटा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है टेन थीटा। टेन थीटा का प्रयोग हम कब कर देंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास में, लंब बटा आधार होता है। यानी लंब और आधार में से हमें एक चीज़ दी हुई होगी, यानी मान लिया इसमें लंब का मान हमने 15 माना और आधार का मान हमें ज्ञात करना और थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा, तो ऐसी कंडीशन में हम टेन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में अगर आपको ये तीन चीज़ें साइन, कोस और टेन का नॉलेज हो गया तो ये आपके प्रश्नावली बिल्कुल सिंपल है। और इसमें आप जितने भी चित्र हैं उन चित्रों की एक बार प्रैक्टिस कर लें कि कौन सा चित्र किस टाइप से बन रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वृत्त वाली प्रश्नावली से, ठीक है। वृत्त वाली प्रश्नावली में पहला सूत्र है कि वृत्त के बाही बिंदु से, वृत्त के बाही बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो ये वृत्त है, ये वृत्त का कोई बाह्य बिंदु है, तो इस वृत्त पे हम सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो इसमें दो आंसर हो जाएगा। दूसरा है इसी में कि वृत्त
कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये वृत्त है, अब वृत्त के ऊपर करा तो इसके ऊपर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और एक और प्रश्न और बनता है इसमें कि वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त की परिधि पर अनंत, और वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक। अगर बिंदु शब्द आता है तो आपको एक लिखना है। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि वृत्त के व्यास पर, कि वृत्त के व्यास पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त के व्यास, देखो ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है, तो वृत्त के व्यास पर हम सिर्फ 1 और 2 यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और वृत्त के बाह्य बिंदु से, इस प्रश्न का मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त के बाह्य बिंदु से यानी कि 2। और वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। वृत्त की परिधि पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते? बिंदु शब्द आते ही 1। और वृत्त की त्रिज्या पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 1। वृत्त के व्यास पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? वृत्त के व्यास पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखिए वृत्त के जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये जो त्रिज्या के जो बीच में होती है तो ये क्या होती है? इस पे लंब होती है। और जब लंब होगी तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये वृत्त की जो इंपॉर्टेंट है, जो इनमें से आपके क्वेश्चन बन जाएगा और एग्जाम में मिल जाएगा। का सूत्र है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो प्रश्नावली है इससे कौन कौन से सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। पहला सूत्र है कि वृत्त का क्षेत्रफल, कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा सूत्र है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अर्ध का मतलब आधा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा सूत्र होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, या हमें इसे परिमाप भी बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। चौथा सूत्र होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। पांचवा सूत्र है हमारे पास में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। ये हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 14 नंबर का सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कौन कौन से सूत्र बनते हैं वो हैं, देखिए पहला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा आता है घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। तीसरा होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा, ये घन का विकर्ण का सूत्र होता है। चौथा सूत्र घन के बाद में हम घनाभ की बात करते हैं, तो घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू
लंबाई। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पांचवा सूत्र है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर आता है घनाभ। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर रूट। ये घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है। फिर आता है बेलन। सातवां, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। आठवां सूत्र होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्ठक r+h। नौवां होता है इसी में बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। फिर हम बात करते हैं शंकु की। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πrl। इसमें पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब त्रिज्या और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। 11वां सूत्र है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr कोष्ठक r+l। 12वां सूत्र है इसमें शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 πr²h। नेक्स्ट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर h² प्लस r² रूट, या इसको हम L² बराबर h² प्लस r² भी लिख सकते हैं। 14वां सूत्र है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। और अगर हम r हटा देते हैं तो 2πr किसका सूत्र हो जाता है? वृत्त की परिधि होता है, जबकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। फिर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। फिर इसमें आता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। फिर आता है गोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² होता है। फिर गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 πr³। ये हमारे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आप इन सूत्रों को बार बार रिवीजन करें, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। नंबर 15 पे सूत्र है सांख्यिकी प्रश्नावली की। सांख्यिकी में क्या क्या आता है? माध्य, माध्यक, बहुलक। इनके सूत्र आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। पहला है, देखो पहला है हमें माध्य निकालना है। तो माध्य जब सिंपल जो वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है तब ज्ञात करेंगे। तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है। ये जब हम वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है तो इस कंडीशन में हम ये सूत्र लगा देते हैं। अब हम निकालते हैं, देखो प्रत्यक्ष विधि से माध्य। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, और माध्य को हम x बार से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है योग, f का मतलब बारंबारता और x का मतलब होता है मध्यमान। ठीक है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसी में हमें
कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, और माध्य को हम x बार से व्यक्त करते हैं तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये इसका हमारा कल्पित माध्य का सूत्र होता है। और इसमें हमें d ज्ञात करने का जो सूत्र होता है x माइनस ए, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको पूछ ले कि कल्पित माध्य में सिग्मा एफ डी में d का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो d का मतलब x माइनस ए, यानी कि जो मध्यमान में से जो हम बीच वाली संख्या को अगर घटा देते हैं तो वो हमारा d प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसी में पद विचलन से माध्य, पद विचलन से माध्य, और इसे हम x बार से व्यक्त करते हैं तो a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच, ये हमारा इसमें होता है। पांचवा सूत्र आता है माध्यक। माध्यक जब आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तब तो हमें सूत्र लगाना है L प्लस n अपॉन टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। L का मतलब होता है जो हम वर्ग अंतराल की निम्नतम संख्या, n अपॉन टू में n का मतलब बारंबारता का योग, और सी एफ यानी जो हमने बारंबारता अंडरलाइन की हुई उसके ऊपर वाली संख्या, और f जो हमने अंडरलाइन की जो वो वाली संख्या, और h का मतलब होता है अंतर। फिर आता है बहुलक। बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है। यानी कि L का मतलब वर्ग अंतराल की निम्नतम संख्या, F1 यानी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, F0 बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या की ऊपरी संख्या, और F2 बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या की नीचे वाली संख्या, और H का मतलब अंतर। अब देखिए माध्यक में हमें एक सूत्र और है माध्यक। जो माध्यक में जब हमें कोई भी सम संख्या दे रखी है यानी कि वर्ग अंतराल नहीं दे रखा, तो इस कंडीशन में हमें सूत्र लगाना होता है n अपॉन टू। यानी कि मान लिया किसी में हमें 10 संख्या दे दी, 10 सम में इसको काटा हमने 5 आया, तो यानी जब हम उसको सोल्व करेंगे माध्यक या माध्यिका में तो पाँचवीं संख्या प्लस छठी संख्या बटा 2 वाले सूत्र से हम माध्यक निकालेंगे। लेकिन जब आपको विषम संख्या दे दे, ठीक है, जब विषम संख्या दे दी, जैसे विषम संख्या का मतलब आपको 9 दे दी, तो ऐसी कंडीशन में यानी विषम संख्या जो भी होती है 9, 11, 13 जो विषम संख्या होती है, ऐसी कोई संख्या आ जाती तो इसमें हम n प्लस 1 अपॉन 2 का सूत्र लगाएंगे। यानी 9 प्लस 1 बटा 2 बराबर 5, जो भी संख्या उसमें पाँचवीं संख्या होगी वो हमारा उसमें माध्यक होगा। और बहुलक में हमें अगर सूत्र का नहीं आया तो बहुलक में आपको वर्ग अंतराल में जो सबसे बड़ी संख्या है वो उसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक में एक और सूत्र और है कि z बराबर 3m माइनस 2x बार, यानी z का मतलब होगा बहुलक, बहुलक, और m का मतलब माध्यक या माध्यिका, और x बार का मतलब होगा माध्य। यानी कि 3 माध्यक और 2 माध्यक, यानी अगर बहुलक में अगर आप इनका अंतर पूछे तो बहुलक में अंतर क्या, 3 माध्यक में से अगर 2 माध्य हम घटा देते तो वो बहुलक आ जाएगा। तो ये वाला सूत्र भी आप ध्यान में रखें कि z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये वाला सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रायिकता। देखो प्रायिकता में सिर्फ एक सूत्र है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये इसका सूत्र होता है। हो सकता है कि प्रायिकता वैसे प्रश्नावली सिंपल है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी सवाल आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम आप उसमें आप ये सूत्र लिखें, जिससे आपको उसको नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1 से लेकर के जो 14 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो किताब में, जो परीक्षा में, इनमें से ही आएंगे। तो इन सूत्रों को आप बार बार, इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेशन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।